तो आज जो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड, कल हमने फर्स्ट पार्ट जो है इसका कवर कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे फ्रांस में जो है वो रेवोल्यूशन, क्रांति की जो घटना शुरू हो गई थी। अब वो क्रांति जो कैसे ख़त्म होगी, रेवोल्यूशन कैसे ख़त्म होगा, उसको आज हम सेकंड पार्ट में समझते हैं। अब जो है टॉपिक है द स्ट्रगल टू सर्वाइव इन फ्रांस। अब फ्रांस की जनता कैसे सर्वाइव कर रही थी। समय था 1715 का। 1715 के आसपास जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो 23 मिलियन थी, जो कि 1789 में बढ़कर 28 मिलियन हो गई। जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी, तो डिमांड इंक्रीज होने लगी। लेकिन दूसरी तरफ फूड शॉर्टेज आ गया था, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी कमी आने लगी, जिस कारण से प्राइसेस इंक्रीज होने लगे। डिमांड बढ़ रही है लेकिन फूड शॉर्टेज है, जिस कारण से प्राइसेस बढ़ने लगे। गरीब जनता अब इसको फूड जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। इस कारण से सब्सिस्टेंस क्राइसिस उत्पन्न हो गया, यानी जो जीवन यापन करने जो जनता थी वो सही से जो है वो नहीं जी पा रही थी, जीवन यापन नहीं कर पा रही थी। ऐसे कुछ जो है सब्सिस्टेंस क्राइसिस बताई गई है। आगे चलकर जो है अगले टॉपिक में क्या बताया है कि मिडिल क्लास का कैसे राइज हुआ। पहले जो है फ्रांस या हम बात करें यूरोप में, एक तरफ रिच क्लास है यानी एरिस्टोक्रेट्स हैं, दूसरी तरफ गरीब जनता है, गरीब किसान है। मिडिल क्लास जैसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। लेकिन इस मिडिल क्लास का राइज कैसे होता है, देखो एक तरफ रिच है, एक तरफ पुअर है। अब जो है मिडिल क्लास का राइज होगा, कारण था इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन मिड 18th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उस समय जो गरीब जनता थी, किसान थे, वो जो है फार्मिंग छोड़कर फैक्ट्रियों में काम करने लगे, जिस कारण से इनकी वेजेस जो है वो अच्छी खासी वेजेस इनको मिलने लगी। इनकी कंडीशंस इंक्रीज होने बड़ी जो है इनकी कंडीशन अच्छी होने लगी, सुधार होने लगी। आगे ही चलकर जो ये मिडिल क्लास थे ये पढ़ने लिखने लगे, और जो आगे चलकर जब ये पढ़े लिखे तो इन्होंने अपने हक के लिए डिमांड करनी शुरू की, अपने लिए लड़ने लगे। अब ये तो इसमें से जो 3 एग्जाम्पल बता रखे हैं, कौन कौन से ऐसे लोग थे जो मिडिल क्लास थे, जिनका राइज हुआ और बाद में चल के जो है अपनी कुछ डिमांड्स कर रहे हैं। जैसे जॉन लॉक, जो इम्पोर्टेंट फिलोसफर्स हैं, ये भी फेमस फिलोसफर है जॉन लॉक। इन्होंने बुक लिखी थी टू ट्रीटाइटिस ऑफ गवर्नमेंट, यानी उस समय फ्रांस की गवर्नमेंट को ये क्रिटिसाइज कर रहे थे इस बुक के थ्रू। तो ये बुक ध्यान रखनी है, जॉन लॉक की टू ट्रीटाइटिस ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें जो है गवर्नमेंट की मोनार्कियल सिस्टम को ये क्रिटिसाइज करते हैं। सेकंड है जीन जैक्स रूसो। इन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जनता और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जनता है, इनकी सहमति से सरकार बनती है। हम जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे वही जाकर आगे जो है सरकार बनाएंगे, तो हमारी मर्जी से सरकार चलेगी, ऐसा जो है जीन जैक्स रूसो बता रहे थे। अगले जो थे मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने बुक लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें इन्होंने ऑर्गन्स जो थे गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों ऑर्गन्स को इन्होंने सेपरेट करने के लिए बताया, ताकि लेजिस्लेचर वाले जो है वो अपने अकॉर्डिंग बिना एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के प्रेशर के लॉ बना पाएँ, एग्जीक्यूटिव वाले जो है इम्प्लीमेंट कर पाएँ, जुडिशरी है जो बिना दबाव में रहे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के जो अपने डिसीजन दे पाए। तो इसीलिए मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर बता दिया, यानी जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के उनको सेपरेट कर दिया जाए, ये जो मॉन्टेस्क्यू ने बताया। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक की टू ट्रीटाइटिस ऑफ गवर्नमेंट, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ से। इसके बाद जो इनके आइडियाज़ थे, जो ये लोग ये आइडियाज़ बता रहे हैं, इनके आइडियाज़ को आगे डिस्कस किया जाने लगा। कहाँ, जो सैलून्स थे, यानी कि जो है नाइयों की दुकानें थी वहाँ, कॉफ़ी शॉप्स में और छोटी मोटी जहाँ जो भी जगहें होती थी वहाँ इनके बातों को डिस्कस किया जाने लगा, क्योंकि गरीब जनता पढ़ नहीं रही थी, गरीब जनता को नहीं पता था। अब जो है
ये मिडिल क्लास के लोग थे जिनको पढ़ना लिखना आ रहा था, वो सिखाने लगे, समझाने लगे कि देखो देखो कैसे जो आइडियाज़ ग्रो हो रहे हैं, डेवलप किए जा रही हैं, आगे चलकर फिर यही जो जनता है वो रेवोल्यूशन करेगी। कब? 14 जुलाई 1789 को। अब समझ रही है, सीख रही है जनता और राजा से जो है अपनी डिमांड्स करना शुरू कर रही है। आगे चलकर जो नेक्स्ट टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। अब ये रेवोल्यूशन हुआ कैसे, कैसे जो ये रेवोल्यूशन की घटना घटी, तो यहाँ बता रखा है कि जैसे जो राजा होता था, राजा अपनी मर्जी से टैक्स इंक्रीज नहीं कर सकता था। जैसे कल हमने पढ़ा था कि टैले और टीथे नाम के जो टैक्सेस जो लिए जाते थे, ऐसा कुछ राजा अपनी मर्जी से नहीं करता था। राजा को क्या करना पड़ता था, जो असेंबली होती थी, जो इनकी असेंबली होती थी, असेंबली की मीटिंग करवानी पड़ती थी। और इस मीटिंग में जो कल हमने पढ़ा था, फ्रांस की सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइड हुई पड़ी थी, 3 ग्रुप्स में डिवाइड हुई पड़ी थी। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट वो आकर मिलेंगे, बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, तब जाके जो है उनकी सहमति से राजा कोई जो चेंजेस करेगा, अमेंडमेंट करेगा। और ऐसे जो बताया गया है, फ्रांस में जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो 1614 में हुई थी। इसके बाद अब होने जा रही थी मीटिंग 5 मई 1789 को मीटिंग होने जा रही थी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट, ये तीनों के जो मेंबर्स हैं वो आकर बैठेंगे। कहाँ बैठे वो? वर्साइल्स, पेरिस की सिटी है वर्साइल्स, वर्साइल्स में आकर ये बैठते हैं, मीटिंग करते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट्स में। कैसे जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, फर्स्ट स्टेट में 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मेंबर्स थे, इलेक्टेड मेंबर्स थे। 300 मेंबर्स सेकेंड स्टेट में और 600 मेंबर्स थर्ड स्टेट में, क्योंकि गरीब जनता की पॉपुलेशन उस समय बहुत ज़्यादा थी, इस कारण जो है 600 मेंबर्स थर्ड स्टेट के थे। लेकिन यहाँ वोटिंग प्रोसेस अलग था। मेंबर्स 300 है, लेकिन इनके लिए 1 वोट, 300 के लिए 1 वोट। और फर्स्ट और सेकंड स्टेट से तो राजा टैक्स लेता ही नहीं था, तो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट 1 और 1 2 वोट्स मिलाकर इनके 2 वोट्स हो जाते थे, ये मेजॉरिटी में रह गए। और जो थर्ड स्टेट वाले हैं, जो गरीब जनता जो इसमें हुआ करती थी, कॉमन पीपल इसमें हुआ करती थी, उनके पास 1 वोट रह गया। तो रेशो में देखें तो 2:1, तो हमेशा फर्स्ट और सेकंड स्टेट ये आगे रहते, और जो थर्ड स्टेट था इनकी बात मानी ही नहीं जाती थी। तो हमेशा जीतते कौन थे? मेजॉरिटी किसकी होती थी? फर्स्ट और सेकंड स्टेट वालों की मेजॉरिटी होती, और ये जीत जाते, और एक्सप्लॉयटेशन होता था थर्ड स्टेट वालों के साथ। और ऐसा ही अभी भी किया जा रहा था। राजा ने जो है टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास 2 वोट्स हो गई, मेजॉरिटी में थे, इन्होंने सहमति करी कि बिल्कुल टैक्स बढ़ाया जाए, क्योंकि इनको तो टैक्स देना ही नहीं था, इसीलिए इन्होंने साइन कर दिए, मान गए टैक्स बढ़ाने के लिए। टैक्स भरना किनको था? थर्ड स्टेट वालों को। ये बेचारे इनके साथ फिर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। अब थर्ड स्टेट वाले रिफॉर्म्स चाह रहे थे, सुधार चाह रहे थे किंग से कि देखो ये जो वोटिंग प्रोसेस है ना, इसमें बदलो कि 300 मेंबर्स के लिए जो है 1 वोट, 300 मेंबर्स के लिए 1 वोट नहीं, ऐसा करो कि 1 रिप्रेजेंटेटिव 1 वोट। अब ये अगर 1 रिप्रेजेंटेटिव करें तो ये कितने हैं? 300, 300, 600, और ये भी 600, तो इधर भी 600 हो जाएंगे, इधर भी 600 हो जाएंगे। अब इक्वालिटी हो जाएगी, एक तरफ 600 और दूसरी तरफ 600, अब इक्वल हो जाएंगे। एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए 1 वोट हो, अब इन दोनों को मिलकर 2 वोट ना हो। तो ऐसा कुछ सुधार चाह रहे थे फ्रांस के लोग, फ्रांस के जो ये थर्ड स्टेट के लोग थे। इन्होंने राजा को 4000 लेटर्स भी लिखे, लेकिन लुई 16 जो था इन 4000 लेटर्स को इसने जो है वो रिजेक्ट कर दिया, कब हम कोई सुधार नहीं करेंगे। आगे चलकर जो समय आया 20 जून 1789 का, 20 जून 1789 को नेक्स्ट ही मंथ, अब जो मई के नेक्स्ट ही मंथ में थर्ड स्टेट वाले जो थे उन्होंने कहा अब हम अपनी एक नेशनल असेंबली क्रिएट करेंगे जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और इस राजा को हम हटाएंगे, या जो है इसके आगे कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आएंगे। राजा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करे, इसकी पावर को लिमिट करेंगे हम, क्योंकि राजा जो है आर्बिट्रेरी तरीके से, अपने मनमाने तरीके से रूल कर रहा था। इस आर्बिट्रेरी रूल को खत्म करने के लिए थर्ड स्टेट के लोग 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट में, अब टेनिस कोर्ट है कहाँ की? यही वर्साइल सिटी जो है, वर्साइल की टेनिस कोर्ट में ये आते हैं। वहाँ पर इन्होंने अपनी जो है नेशनल असेंबली फॉर्म कर ली है, और आगे चलकर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और जो ये
प्रोसेस था, यानी टेनिस कोर्ट में जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, नेशनल असेंबली बुलाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए, लिखने के लिए, इसको लीड कर रहे थे मीराबियू करके और एक एबेसियस। ये कुछ इंटेलेक्चुअल लोग थे फ्रांस के उस समय। अब ये थर्ड स्टेट के नहीं है, मीराबियू जो है ये फर्स्ट स्टेट की है, और जो एबेसियस है ये सेकंड स्टेट के हैं, यानी कि क्लर्जीज और नोबल्स ये भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब कुछ जो लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, वो थर्ड स्टेट वालों को सपोर्ट कर रहे थे। आगे चलकर 14 जुलाई 1789 का समय आता है। वही जो घटना हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि उस समय बेस्टाइल फोर्ट पर 7000 मेंबर्स जाकर अटैक कर देते हैं, और साथ के साथ जो चैटिक्स है, जो राजा का रेजिडेंस था, जहां राजा रह रहा था, उसको भी मतलब जो है तोड़ फोड़ बचा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। आगे चलकर फिर जो है लुई 16 प्रेशर में आता है, और लुई 16 ने एक्सेप्ट कर ली नेशनल असेंबली को और कॉन्स्टिट्यूशन को। जब लुई 16 है, अब कॉन्स्टिट्यूशन को वो एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि अब जो है थर्ड स्टेट वाले पढ़ लिख गए हैं, समझदार हो गए हैं। तब जाकर 1791 में फ्रांस बन जाता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ और 1791 में ही फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाता है। मतलब अब राजा तो रूल कर ही रहा है, लेकिन राजा के आगे कॉन्स्टिट्यूशन है। राजा अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल करेगा, अपने मनमाने तरीके से रूल नहीं करेगा। ये जो बात बताई गई है। और जो इसमें मतलब असेंबलीज जो भी आगे फॉर्म की जा रही थी, इसमें वोटिंग देने का अधिकार किसको था? एक्टिव सिटीजन्स को। एक्टिव सिटीजन्स जो थे वो सिर्फ इस असेंबली में वोट कर सकते थे। एक्टिव सिटीजन जिनको राइट टू वोट था, और उनकी ईयर्स कितनी होनी चाहिए? 25 या 25 से अबव। जो टैक्स पेयर थे यानी कि थर्ड स्टेट में जो टैक्स दे रहे थे, वही लोग एक्टिव सिटीजन्स कहलाए, और वही लोग नेशनल असेंबली में आकर बैठा करते थे। यहाँ महिलाओं के लिए, चिल्ड्रंस के लिए और गरीब जनताओं के लिए कोई अधिकार नहीं था। उनको कोई जो है वोटिंग राइट नहीं था। तो जिनको वोटिंग राइट नहीं था उनको बोला गया पैसिव सिटीजन। तो आज तक की जो हमने ये बात समझी, और कल जो है इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे कि अब जो है इसके आगे क्या घटनाएं घटी, कैसे राजा ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था, उसके बाद राजा की पावर को लिमिट कर दिया गया, लेकिन राजा ये मानेगा नहीं, आस पड़ोस के देशों से सपोर्ट मांगेगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।